ठीक है दोस्तों, मेरी पियर्स मॉर्गन से थोड़ी नोक-झोंक हुई थी। सच कहूं तो आज तक मैं इसे समझ नहीं पाया हूं, लेकिन मैंने कोशिश की थी कि मैं उन्हें छेड़ूं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये घटना एडिनबर्ग में हुई थी, जहां एक गुस्सैल स्कॉटिश गोरे आदमी ने जाहिर तौर पर अब बहुत सारी साजिशी थ्योरीज भी सामने आ रही हैं, तो मैं अभी उन्हें समर्थन नहीं देने वाला हूं, लेकिन कुछ काफी दिलचस्प सवाल उठाए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, ये तथाकथित 5 मुस्लिम पीड़ित कौन हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 2 मुस्लिम पीड़ित थे, फिर भी ठीक है। मुझे यकीन है आपने इसके बारे में सुना होगा, यही यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है। तो पियर्स मॉर्गन भी इस होड़ में कूद पड़े और कहा, डरावना यही होता है जब लोग जानते हैं कि आप कौन हैं, यानी रूपर्ट लो, टॉमी रॉबिन्सन, मेरे जैसे लोग शर्मनाक तरीके से सभी मुसलमानों को एक छोटे से अल्पसंख्यक के भयानक अपराधों के लिए बदनाम करते हैं। मूल रूप से वह कह रहे हैं कि मुसलमानों के अपराधों के बारे में बात मत करो, क्योंकि जब आप उनके अपराधों को उजागर करते हैं, जैसे कि ग्रूमिंग गैंग्स, तो आप असल में उन्हें निशाना बना रहे हैं। यही बात मेहदी हसन ने भी कही थी, यही बात हमजा यूसुफ ने भी कही थी। हम उनसे यही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वे दोनों इस्लामवादी प्रचारक हैं। लेकिन पियर्स मॉर्गन ने यह कहा। पियर्स मॉर्गन ने लंबे समय तक ग्रूमिंग गैंग्स के अस्तित्व से इनकार किया था। हाल ही में ही उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया और इस बात को स्वीकारना शुरू किया। तो मैंने उनसे यह कहा, मैंने पियर्स मॉर्गन की चाल समझ ली है। देखिए, मैं उन्हें छेड़ रहा था। सच कहूं तो मैंने अभी तक भी इसे पूरी तरह नहीं समझा है। संभवतः वह विचारधारा में काफी तटस्थ है। वह एक सनिक है, मतलब वह न इधर है न उधर, जिसका मतलब है कि वह बहुत वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं, जो कि एक मुख्य आवश्यकता है, जो कि एक पत्रकार के रूप में उनके काम की प्राथमिक आवश्यकता है। मैंने कहा कि वह जानबूझकर हास्यास्पद राय रखते हैं और उन्हें तब तक बनाए रखते हैं जब तक संभव हो। फिर वे बस अपनी बात बदलकर कहते हैं, ओह माफ कीजिए, मैं गलत था। आप जानते हैं, कोविड पर उनकी राय, इमिग्रेशन पर उनकी राय, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ग्रूमिंग गैंग्स पर उनकी राय, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पर वो बार बार अपनी राय बदलते रहे हैं। सबसे पहले वह, और जाहिर है उनकी राय पहले बहुत प्रो इजराइल थी और फिर वह प्रो पैलेस्टाइन के पक्ष में आ गए। तो वह है क्या, वह कौन है? तो खैर, उन्होंने जवाब दिया और कहा, नहीं, मैं बस बौद्धिक रूप से ईमानदार हूं, किसी भी गुटबंदी से दूर हूं, और अगर तथ्य बदलते हैं तो अपनी राय बदल लेता हूं। तुम्हें भी कभी कोशिश करनी चाहिए। फिर उन्होंने मुझे ट्रोल करने की कोशिश की, तब शायद तुम्हारा भी शो मेरे जितना बड़ा हो जाए पूरी दुनिया में। मैं बोला, ठीक है। तो मैंने कहा, कृपया पियर्स, आप कहते हैं छोटी सी अल्पसंख्या, इसे देखिए, हर 10,000 पर यौन अपराध। अफगान लोग औसत ब्रिटिश नागरिक की तुलना में 60 गुना ज्यादा यौन अपराध करने की संभावना रखते हैं, और वैसे इसमें ब्रिटिश पाकिस्तानी और अन्य गैर स्थानीय ब्रिटिश, इरिट्रिया, नामीबिया, चैड भी शामिल हैं। इसे देखिए। सिर्फ यही बात मुस्लिम देशों से आने वाले प्रवासियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए, राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए काफी होनी चाहिए। लेकिन कौन पियर्स मॉर्गन से बहस करेगा? इसे देखिए। ये सिर्फ यूके में ही नहीं है, इसे देखिए, ये डेनमार्क है। अगर कोई डेनिश व्यक्ति है तो हम डेनमार्क में डेनिश व्यक्ति को ही मानक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए। इसे देखिए, ये सभी देश मुस्लिम देश हैं। पाकिस्तानी औसत डेन की तुलना में डेनिश महिला से बलात्कार की संभावना 5 गुना अधिक रखते हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती। सिर्फ इतना ही नहीं कि वे ये सभी भयानक अपराध कर रहे हैं, बल्कि वे डेनमार्क की सरकार पर एक शुद्ध बोझ भी है। डेनमार्क में एक औसत पाकिस्तानी डेनिश सरकार, यानी डेनिश करदाताओं पर $9,000 का खर्च डालता है। तुर्की $10,000। डेनमार्क में इनके द्वारा किसी महिला के साथ बलात्कार करने की संभावना 5 गुना अधिक है। ईरान, मोरक्को, अफगानिस्तान, इराक, फिलिस्तीन, सीरिया, सोमालिया, देखिए सोमालिया, इल्हान उमर के गृह देश के लोग डेनिश व्यक्ति की तुलना में 20 गुना अधिक संभावना रखते हैं। एक औसत सोमाली व्यक्ति पर लगभग $30,000 खर्च आता है। छोटा अल्पसंख्यक, आप कहते हैं। पियर्स मॉर्गन, चलो चलो चलो, मुझे नहीं पता, ये लोग
आंकड़ों को जानबूझकर नकारते हैं या समझ नहीं पाते? ये क्या है मुझे नहीं पता। मैं इसे बिल्कुल नहीं समझ सकता। मेहदी हसन, हमजा यूसुफ जैसे इस्लामिस्टों के लिए मैं समझता हूँ कि इसमें उनका स्वार्थ है। उनका, आप जानते हैं, उनका एक अलग एजेंडा है जो पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ है। मैं समझता हूँ। लेकिन पियर्स मॉर्गन, तुम्हें क्या फायदा? क्या तुम धिम्मी बनना चाहते हो? क्या ये आंकड़े नहीं देख रहे? देखो, यूके के शहरों में युवा लड़कियों के साथ बलात्कार में शामिल मुसलमानों का अनुपात। टेलफोर्ड, हर 8 में से 1 मुसलमान। आप जानते हैं, उन्हें आपको यह मत कहने दे कि यह एक छोटा सा अल्पसंख्यक है। हर 8 में से 1 मुसलमान दोषी पाया गया है। ये सिर्फ आरोप नहीं है, इन्हें पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। एल्फोर्ड में मुस्लिम आबादी कम है, फिर भी मुझे लगता है कि 90% बलात्कार मुसलमानों ने किए। मुझे नहीं पता आप इसे कैसे उच्चारित करते हैं। होल्मिंग, होल्म, हर 11 में 1 मुसलमान। हल, हर 22 में 1 मुसलमान। रोदरहैम, हर 38 में 1 मुसलमान। ड्यूसबरी, बैटली, हर 44 में 1 मुसलमान। अब इसे उल्टा देखें। सामान्य तौर पर श्वेत यूरोपीय पुरुषों में यह दर 10,000 में से 1 है, और पियर्स मॉर्गन हमें बताते हैं कि यह केवल एक छोटी सी अल्पसंख्या है। मैंने सोचा शायद चैनल बढ़ाने के लिए मुझे भी दोहरी बातें करनी चाहिए। फिर मैंने आंकड़े देखे और पाया कि मेरे व्यूज़ पियर्स मॉर्गन की व्यूज़ के करीब है। ये पियर्स मॉर्गन की पिछले 28 दिनों की व्यूज़ है। देखिए, 1.3 करोड़ और 10,000 सब्सक्राइबर बढ़ाए। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका भाई कहाँ है? यही मेरी स्थिति है दोस्तों। मैं भी बढ़ रहा हूँ और मैं उनकी उम्र का आधा हूँ। असल में शायद उनकी उम्र का आधा नहीं, लेकिन मैं उनसे 20 साल छोटा हूँ। मैं उनसे ज़्यादा हैंडसम हूँ। उनके 1.3 करोड़ व्यूज़, मेरे 1.1 करोड़। उन्होंने 10,000 सब्सक्राइबर ही बढ़ाए, मैंने 20,000 सब्सक्राइबर बढ़ाए। लगता है ये मजाक था पियर्स। मुझे बुरा नहीं लगा। देखिए, पियर्स मॉर्गन, उन्होंने मुस्लिम इमिग्रेशन पर क्या कहा है। मेगन केली, जिनकी मैं अब बहुत बड़ी प्रशंसक नहीं हूं, क्योंकि वो कैंडेस ओवेंस या टकर कार्लसन की तरह थोड़ी सनकी हो गई हैं, लेकिन इस मामले में वो सही थीं। सुनिए। रवैया जिससे अमेरिकी लोग जुड़े रहते हैं। रवैया जिससे आप जुड़े रहते हैं। क्यों? क्या आप ग्रेट ब्रिटेन में हैं? आपने अपनी संस्कृति खो दी है। आपने अपनी संस्कृति उन कट्टरपंथी मुसलमानों को सौंप दी जो आए और कब्जा कर लिया, और अब वो चली गई है। हम यहाँ ऐसा होने नहीं देंगे। हम अमेरिका में हिस्पैनिक हो या मुस्लिम, ऐसा नहीं होने देंगे। हमें संयुक्त राज्य अमेरिका को वैसा ही बनाए रखना है। इसी कारण राष्ट्रपति ट्रंप चुने गए। चाहे सुपर बोल हो, जो अमेरिकी है पर अंग्रेजी बोलने से इनकार करता है, या कोई और, हमें सुपर बोल बनाए रखना है। अब उस बातचीत में वो वास्तव में कह रहे थे कि नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, कोई इमिग्रेशन की समस्या नहीं है, कोई मुस्लिम कब्जा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर दोस्तों, मुझे नहीं पता, मैं खुले दिमाग से सोचना चाहता हूँ। मैं खुले दिमाग से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ पियर्स, लेकिन तुम्हारा असल मकसद क्या है ये समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो, मैं अचानक से ये नहीं कह देता कि तुम झूठे हो, धोखेबाज हो या भ्रष्ट हो। मैं ऐसा नहीं करता जब तक मेरे पास साफ सबूत ना हो। तो मेरी बस एक बात है, शायद क्योंकि वो एक पत्रकार है, तो मेरे पास 2 राय है या 2 संभावनाएं हैं जिन्हें मैं देख रहा हूँ। वो पत्रकार है, इसलिए निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन पक्ष लेते हैं, इसलिए पत्रकार नहीं कह सकते। अगर आप कोई पक्ष लेते हैं और वस्तुनिष्ठ रूप से बीच में खड़े नहीं रहते, तो आप अब निष्पक्ष नहीं रहते। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोगों ने उन पर जानबूझकर बेवकूफ़ी भरी बातें करने का आरोप लगाया है। गाज़ा इजराइल युद्ध शुरू होने पर उन्हें बुलाया गया था। वह मोहम्मद हिजाब और अन्य इस्लामवादियों को बुला रहे थे। वह मुझे लंबे समय से जानते हैं। मैं उनसे पूछता था, आप मुझे क्यों नहीं बुलाते? मुझे इस्लाम के बारे में बताने दीजिए। उसने हम में से किसी को भी कभी पास नहीं आने दिया। हम में से कोई भी पूर्व मुस्लिम हो, उसने हमें कभी नहीं बुलाया। ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो मुझे खुद भी जाने का मन नहीं है। लेकिन वह इजराइल का बचाव करता था और फिलिस्तीन समर्थक नैरेटिव का विरोध करता था। लेकिन फिर कुछ हुआ, उसने पूरी तरह से 180 डिग्री का पलटा खाया और अब लगातार इजराइल पर हमला करता है। आप जानते हैं कि कोविड पर उसके 2 अलग विचार थे और पूरा रेप गैंग घोटाला, और अब अभी हाल तक वह इमिग्रेशन की समस्या से इनकार करता रहा है। तो इसे देखिए। ये वीडियो अभी अभी कियर स्टारमर के बाद आया है, जो जल्द ही यूके के इतिहास में दूसरा सबसे खराब प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि एंडी बर्नम
जो कियर स्टारमर से भी ज्यादा वामपंथी है। वह यूके के लिए पूरी तरह से एक आपदा साबित होने वाले हैं। उन्हें सुनिए। यूके के पियर्स मॉर्गन अब फ्रांस से हमारे साथ हैं। मुझे नहीं पता वो अमेरिका में वर्ल्ड कप के साथ क्यों नहीं है, इस पर बाद में बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने जिस वक्त इस्तीफा दिया, क्या उससे आप हैरान हुए? ठीक है, साफ तौर पर कहूं तो जब वर्ल्ड कप की बात आएगी, तो जब हम आप लोगों को बाहर करेंगे, मैं न्यूयॉर्क में रहूंगा, तो उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। देखिए, मेरा मानना है कि कीर स्टारमर के संदर्भ में दुर्भाग्यवश उन्होंने भारी बहुमत हासिल कर लिया। फिर पता चला उनके पास कोई योजना नहीं थी, वो बिना योजना वाला आदमी था। और जो पहली कुछ चीजें उन्होंने की वे बेहद खराब थीं। उन्होंने पेंशन धारकों पर हमला किया, उन्होंने किसानों पर हमला किया, उन्होंने देश के लगभग हर नागरिक पर नए करों वगैरह के साथ हमला किया। उन्होंने आव्रजन पर नियंत्रण खो दिया, जबकि उन्होंने नावे रोकने और गिरोह खत्म करने की कसम खाई थी। उन्होंने आव्रजन नियंत्रित नहीं किया, फिर भी आपने कहा कोई समस्या नहीं है। यूके में आव्रजन समस्या नहीं है। उन्होंने अवैध शरण मांगने वालों पर कम बात की है। उन्होंने शायद ही कभी अवैध शरण मांगने वालों द्वारा किए गए अपराधों पर बात की है। मुझे शक है उन्हें रियनन वाइट का नाम भी पता नहीं होगा। उन्हें वेन ब्रॉडहास्ट का नाम भी पता नहीं होगा। और ये दोनों तो बस हिमखंड की नोक हैं। उसने हर चीज पर नियंत्रण खो दिया था। वो आदमी न कोई बड़ा विचार रखता था, न ही ब्रिटेन को प्रेरित करने या महानता लौटाने की समझ। वो निकला, और ये अपमानजनक नहीं है इसलिए कह सकता हूं, पर वो निकला पूरी तरह निकम्मा। क्लिंकर वो चीज है जो आप कभी नहीं बनना चाहेंगे ब्रायन। अपने ज्यादातर वयस्क जीवन में आपने ये कहलाने से बचने की कोशिश की है। सही है, तो आप कह रहे हैं कि मैं नहीं हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे बचने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने कभी मुझे उस नाम से पुकारा है। क्लिंगन शायद। देखते हैं। तो यहां एक छोटी सी स्टडी है। क्या कहा? क्लिंगा? क्लिंका नहीं। मैं सोच रहा था क्लिंका क्या है। क्लिंगा, हाँ। सवाल है, क्या वे स्टारमर से संतुष्ट है? 16 ने हां कहा। क्यों? इसकी बड़ी वजह इमिग्रेशन है। साल 2026 में छोटी नाव से आने वाले लोग 39,000। हम सड़कों पर जो हो रहा है उसे देखते हैं। मैं ब्रिटिश लोगों के उस जवाबी प्रदर्शन को देखता हूं जो ब्रिटेन को फिर से ब्रिटेन बनाना चाहते हैं। हम वही देख रहे हैं जो 10 साल पहले या ट्रंप के आने से 2 साल पहले देखा था। लोग कह रहे हैं, क्या हम देश वापस पा सकते हैं? हम बस आपसे थोड़ा आगे हैं। फ्रांस को भी इमिग्रेशन की समस्या है, सही है? हाँ, ये पूरे यूरोप में समस्या है। इसमें शक नहीं कि कई प्रधानमंत्री जो ज्यादातर कंजर्वेटिव थे, तो ये लेफ्ट राइट का मुद्दा नहीं है। माइग्रेशन को चाहे कानूनी हो या गैर कानूनी, उन्होंने संभालने में पूरी तरह नाकामी दिखाई है। जब तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा जो काबू कर सके, तनाव बढ़ता रहेगा। नहीं, मुझे बीच में बोलना होगा। वह एक साथ दो विरोधाभासी रुख नहीं अपना सकता। अगर वे कहते हैं आप्रवासन समस्या नहीं है, तो फिर किस आधार पर इसे समस्या बता रहे हैं? उनके लिए विविधता कोई समस्या नहीं है। मुसलमान कब्जा नहीं कर रहे हैं, तो समस्या क्या है? उन्हें लाते रहो। समझ नहीं आता। हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर है और सार्वजनिक सेवाएं बढ़ती आबादी के दबाव में हैं। देश में लोगों की बढ़ती संख्या से सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। तो एक आम धारणा है कि ब्रिटेन लगभग 1 दशक या उससे भी अधिक समय से संघर्ष कर रहा है। हम बेसब्री से ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जो आकर हमें फिर से मजबूत बनाए। उनका मतलब यही था। किसी ने उनकी उस ट्वीट में कहा कि आपने सिर्फ कहा कि मैं हालात के साथ चलूंगा, आपको भी कोशिश करनी चाहिए। फिर किसी गुट की अंधनिष्ठा के बिना अगर तथ्य बदलेंगे तो मैं भी विचार बदलूंगा। आप्रवासन के मामले में भी वो यही करेंगे और विविधता का समर्थन करते रहे हैं। वो अभी तक आप्रवासन का बचाव करते आ रहे थे और अब वो धीरे धीरे अपनी बात बदल रहे हैं। बहुत चालाक पियर्स। संभावना है कि वही आदमी संभाले फारी संभालेगा, और कहते हैं कि इसकी एक वजह यह है कि वही नाइगल फराज और उनकी बढ़ती पार्टी को रोक सकते हैं। क्या आपको लगता है नाइगल फराज एंडी बर्नम से बेहतर देश चला सकते हैं? मुझे सच में नहीं पता। मुझे लगता है रिफॉर्म पार्टी बस दिखावा है। और कुछ दिन पहले उपचुनाव में एंडी बर्नम के हाथों उन्हें बहुत बुरी हार मिली थी। एंडी बर्नम जो शुरुआत से ही लेबर पार्टी का गढ़ था, और वो भी स्टारमर को बाहर करो वोट था। तो हाँ, ये सही मायने में ये नहीं दिखाता
कि नाइजल फराज की पार्टी कितनी अलोकप्रिय हो गई है। ऐसा नहीं है। रिफॉर्म उम्मीदवार को पूरी तरह से हरा दिया गया और हो सकता है कि नाइजल फराज अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हों जहां से वो अपनी पार्टी के साथ ज्यादा आगे नहीं जा सकते। एंडी बर्नम काफी हद तक समाजवादी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी जैसे बाकी सब करते हैं बहुत जल्दी मध्यमार्गी रुख अपनाएंगे। मुझे लगता है लेबर पार्टी के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे लगता है वो अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। आप जानते हैं, लेकिन 10 साल में 7 प्रधानमंत्री होना शर्मनाक और हास्यास्पद है। बिल्कुल, चलिए वर्ल्ड कप के बारे में बात करते हैं। इंग्लैंड की क्या स्थिति है? तो ये फिर से पियर्स मॉर्गन थे जो धीरे धीरे अपनी बात बदल रहे हैं, धीरे धीरे हमारी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिए, उन्होंने कई बार अपनी राय बदली है। दोस्तों, इसे देखिए। एड शीरन। आप जानते हैं, जब हॉलीवुड स्टार्स या पॉप स्टार्स या रॉक स्टार्स भी किसी मुद्दे पर बोलना शुरू करते हैं तो चीज़ें मायने रखने लगती हैं। किसी ने मेरी वीडियो पर कमेंट किया कि अब कार्रवाई न करने की कीमत कार्रवाई करने से ज़्यादा है। तो आप में से जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप अपने देश को और आम तौर पर पश्चिमी देशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हर किसी को इस बारे में बात करनी चाहिए। तो जब हमारे सेलिब्रिटी भी ऐसे मुद्दों पर, जैसे इमिग्रेशन जैसे विवादित मुद्दों पर बात करने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि शायद कुछ गंभीर हो रहा है और शायद धीरे धीरे एक जागरूकता आ रही है। ज़रा इस बातचीत को सुनिए जो थियो वॉन और मेरे पसंदीदा एड शीरन के बीच हुई है। यहाँ आसपास सबसे खतरनाक जगह कौन सी है? यही। मैं कहूंगा कि लंदन का हर इलाका, सच में हर जगह थोड़ी संदिग्ध है। मतलब मुझे लगता है कि आप कहीं भी सुरक्षित नहीं रह सकते। मुझे ये बहुत पसंद है। हाँ, ये कोई बटा हुआ शहर नहीं है। यहाँ ऐसा है। ये कोई बटा हुआ शहर नहीं है। मतलब यहाँ गोरे और काले अलग अलग नहीं रहते। तो सिर्फ कुछ ही बुरी जगहें नहीं हैं, ये हर जगह फैला हुआ है। उसने सच में बटा हुआ कहा था। मुझे नहीं लगता कि उसने अमीर गरीब में फर्क किया था। मुझे लगता है वो ये बता रहा था, वो हमें बता रहा था कि अब हर तरह के लोग एक दूसरे के साथ साथ रह रहे हैं। बस इतना ही। हर कोई डरा है, सब कुछ नहीं। मेरा मतलब है अच्छे इलाके भी संदिग्ध है, बुरे इलाके भी संदिग्ध हैं, लेकिन बस आपको बेवकूफ़ी वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर आप घूमते हैं, पता नहीं लुई विटॉन का डफल बैग लेके और $2 लाख की घड़ी पहन के। $2 लाख की घड़ी। मुझे लगता है कि अगर आप मेरी तरह सिर्फ एप्पल वॉच भी पहन रहे हैं और मैं तो आम आदमी हूँ, हाँ फिर भी, हाँ आपसे लूट हो सकती है। हाँ, आप लूट जाएंगे, मतलब बस ऐसा मत करो। हाँ, मैं ऐसा नहीं करता। हाँ, मुझे लगता है तुम लोगों की लूट में सुराग होते हैं। लंदन की यही बात मुझे पसंद है, सुराग। इसका क्या मतलब है? जैसे अगर आप जानते हैं कुछ होता है तो कहा जाता है ये सुराग है, और फिर जासूस आपके पीछे लग जाते हैं। यही उन चीजों में से एक है, मुझे लगता है, जो आप लोगों के बारे में। मुझे अच्छा लगता है कि इंग्लैंड को लेकर आपकी सोच फिल्मों पर आधारित है। वैसे ही मैं भी पहले अमेरिका के बारे में सोचता था। हाँ, मैं भी इंग्लैंड को ऐसे ही देखता था, पर वहां जाकर देखना पड़ा। वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा मैंने फिल्मों और पॉप कल्चर के जरिए सोचा था। तो हाँ दोस्तों, हम यहाँ हैं। अब तो एड शीरन भी यही कह रहे हैं। लंदन एक बदहाल जगह है और यह वहाँ के स्थानीय लोगों के कारण नहीं है। 100% ये वहाँ के मूल निवासियों की वजह से नहीं है।